राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात समाजसेवी और भारत में महिला शिक्षा की प्रबल समर्थक रही सावित्रीबाई फूले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश के लोगों को सौर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। मणिपुर राइफल्स ने एक जवान को काकचिंग जिले में लाखों रुपए के मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने आम आदमी पार्टी सरकार पर पिछले साल शहर में 9 मंदिरों को ध्वस्त करने की मंजूरी देने का आरोप लगाया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुंबई में बैंक सुरक्षा और धोखाधड़ी शाखा में तैनात अपने ही एक उपाधीक्षक के खिलाफ उन लोगों से अनुचित लाभ लेने के आरोप में मामला दर्ज किया जिसकी उन्होंने जांच की थी। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और कुछ क्षेत्रों में दृश्यता शून्य हो गई। मौसम विभाग ने दिन में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया है। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के फर्जी लाभार्थियों संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है और उनके सत्यापन के लिए आयकर विभाग और परिवहन विभाग से जानकारी मांगी है। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्य के स्वामित्व वाले परिवहन निगमों में बस किराए में 15% की वृद्धि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभिमान अपार्टमेंट अशोक विहार दिल्ली में इनटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी झोपड़ी समूहों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। आज बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिकी विज्ञान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस विशेष अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने नीमहंस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि असाधारण रोगी देखभाल, नवीन अनुसंधान और कठोर शैक्षणिक कार्यक्रमों ने नीमहंस को मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिकी विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। उन्होंने नीमहंस के समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बेल्लारी मॉडल को ऐतिहासिक बताया। I am happy to be here among you on today's historic occasion. The National Institute of Mental Health and Neurosciences, that is NIMHANS, is celebrating the Golden Jubilee. It is a milestone not only for this prestigious institute but also for the nation. I congratulate the faculty members, administrators and students past and present on this occasion. Your dedication to the noble cause of mental health has helped NIMHANS play an exemplary role in our society. The innovative research and rigorous academic program with exceptional patient care has made it an undisputed leader in the field of mental health and neurosciences. I understand the history of this institute dates back to the 19th century and thus its evolution reflects the evolution of mental health care in modern India. Today's occasion is also a commemoration of 70 years of our first National Mental Health Institute, the All India Institute of Mental Health, which was a precursor to NIMHANS, as well as the completion of a decade as an institute of national importance. Since its establishment, NIMHANS
has also been innovated in addressing the complex challenges of this field. The Bellary model of community-based mental health care has made history. Now, the Telemanos platform uses technology to reach out to those in need. It is heartening to note that the 53 Telemanos cells across the country have served nearly 17 lakh people in their chosen language during the last 2 years. NIMHANS must be commended for this service. I would also like to congratulate the Ministry of Health and Family Welfare for supporting this platform. This tradition of innovation has now been recognized at the global level. This year, NIMHANS made the nation proud when the World Health Organization honored it with the Nelson Mandela Award for Health Promotion. Ladies and gentlemen, in the past, issues and concerns of mental health had not received enough attention in some societies. In recent times, however, awareness about mental health has been rising. The unscientific belief and stigma associated with mental illnesses are a matter of past, making it easier for those suffering from various ailments to seek help. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नए साल की शुभकामना दी और 2025 को भारत के लिए अपार अवसरों का वर्ष बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह साल भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रेरित करेगा। उन्होंने भारत को वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बताते हुए देश की छवि के और मजबूत होने का विश्वास व्यक्त किया। आप सभी को साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। साल 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। आज का ये कार्यक्रम भी इसी संकल्प का एक हिस्सा है। साथियों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनमें गरीबों के घर है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन साथियों को, उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनकी एक तरह से अब नई जिंदगी शुरू हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहाँ आया हूँ। और आज जब यहाँ आया हूँ तो काफी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय
मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। विकसित भारत में देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, अच्छे घर हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। 2 साल पहले भी मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई बहनों के लिए 3000 से अधिक घरों के शुभारंभ का अवसर मिला था। वो परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रही, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। Marble Art Gallery wishes you a very happy new year. The manufacturers of premium tabletop, dining table, marble decoratives and exclusive marble furniture. Visit our showroom at A1/8 WHS Kirti Nagar, New Delhi. You can contact us on 9871976397. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segment of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने झिलमिल कॉलोनी स्थित राजकीय सर्वोच्च कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का समग्र विकास तभी संभव है जब हर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा मिले। उन्होंने इस नए शैक्षणिक ब्लॉक को झिलमिल कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों के लिए एक अहम कदम बताया, जो उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। एक नई बिल्डिंग का क्या मतलब है, ये तब पता चलता है जब आप स्कूल के अंदर घुसते हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मुस्कान देखते हैं, तब पता चलता है कि इस 46 कमरे के नए एकेडमिक ब्लॉक का कितना मतलब है। मैं अभी थोड़ी देर पहले स्कूल में आई। स्कूल में एंटर करते ही यहाँ के कई बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई हुई थी, कई बच्चे स्वागत में खड़े थे, कई बच्चे अपने लैब्स में थे, क्लासरूम्स में थे। जितनी खुशी और जितना कॉन्फिडेंस इन बच्चों के चेहरे पर था, मुझे लगता है कि उस खुशी ने और कॉन्फिडेंस ने बयान कर दिया कि झिलमिल के स्कूल में ये नई बिल्डिंग कितनी ज़रूरी थी हमारे बच्चों के लिए। आज 46 कमरों की नई बिल्डिंग का हमने उद्घाटन किया है। क्लासरूम्स के अलावा इस बिल्डिंग में 6 शानदार लैब्स हैं। मैं खुद 2 लैब्स में गई, एक बायो लैब में गई, एक केमिस्ट्री लैब में गई। देखिए, एक समय ऐसा था जहां सरकारी स्कूल टीन टप्पर में चलते थे, यही कहते थे ना, टेंट वाला स्कूल, यही कहते थे ना। और उस टेंट वाले स्कूल में बरसात के दिन में आप बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि बरसात के दिन में छत से पानी टपकता था, स्कूल के ग्राउंड में पानी भर जाता था, दीवारों की सीलन से
बिजली के स्विच करंट मारते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। ना बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी थी, ना पीने के लिए पानी होता था, ना साफ टॉयलेट होता था। 10 साल पहले ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सपना हुआ करता था। वो प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चों को दर्द की निगाह से देखते थे। उनके मन में एक टीस होती थी कि काश मेरे माता पिता के पास भी पैसे होते। अगर मेरे माता पिता के पास पैसे होते तो मैं एक शानदार अच्छी बिल्डिंग वाले प्राइवेट स्कूल में जाता, जहां बच्चों की अच्छी यूनिफॉर्म होगी, जहां पे लैब होगी, जहां पे लाइब्रेरी होगी, जहां पे खेलने के लिए ग्राउंड होगा। ये बच्चों के मन में एक टीस हुआ करती थी। लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में जो शिक्षा क्रांति दिल्ली के स्कूलों में जो दिल्ली सरकार लेकर आई है, आज सरकारी स्कूल में बच्चों जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके मन में टीस नहीं है, उनके चेहरे पे खुशी है। उनकी अभी मैं कुछ लैब देख के आई और जब हम लैब देख रहे थे तो मैंने स्पीकर साहब को और डायरेक्टर एजुकेशन को बताया कि मैं खुद दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन इतनी सारी लैब इक्विपमेंट हमारे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती थी जो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। कहाँ प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एक साइंस लैब होती है। आज हमारे स्कूल में, झिलमिल के स्कूल में केमिस्ट्री लैब भी है, बायो लैब भी है, फिजिक्स लैब भी है। हर सब्जेक्ट के लिए बच्चों के लिए अलग लैब है। और मैं ये भी आपको बता दूं, अभी मैं देख के आई कि मात्र बायो लैब में एक तरह के नहीं, 2 तरह के नहीं, हमारे बच्चों के लिए 3 अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप हैं कि वो अपनी बायोलॉजी की पढ़ाई शानदार तरीके से कर पाए और ये पढ़ाई करके आगे इंजीनियर, डॉक्टर बनने की अपनी तैयारी पूरी कर पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में नवनिर्मित आश्रय गृह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने जरूरतमंदों के बीच भोजन के पैकेट वितरित किए और उनकी समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में काम कर रही है ताकि इस कड़कड़ाती ठंड में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने या ठंड से ठिठुरन को मजबूर न हो। इसके लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था के साथ साथ भोजन वितरण और अन्य आवश्यक सेवाओं का भी इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन आश्रय गृहों का उचित संचालन सुनिश्चित किया जाए और वहां रहने वाले लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गोरखपुर में हमारी राप्ती नदी अविरल और निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए जो एक प्रयास नगर निगम गोरखपुर ने किया है, ये अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को, महापौर समेत यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के पार्षदों को, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूँ। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। ये 2 प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है। इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। दूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है। इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था, गंदगी थी। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल के माध्यम से घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। लेकिन अब जो हमारे पास जल है यह शुद्ध रहे, इसके लिए हमने नदियों पे ध्यान नहीं दिया, तालाब और पोखरों पर ध्यान नहीं दिया। जहां आप देखो, जिस नदी को देखो प्रदूषित है, जिस तालाब को देखो प्रदूषित है। कहीं गांव का पानी उड़ा दिया गया, कहीं पे शहर का
पूरा ड्रेनेज और सीवर को उड़ेल दिया गया। जिन नदियों का जल अमृत तुल्य हुआ करता था वहां से बदबू आने लग गई। लेकिन आज नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल ने नदी संस्कृति को बचाने के लिए जो पहल के प्रारंभ किया था, आज उसका परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा और यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। गोरखपुर में ऐसे ही हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी नदी के तट पर बसी है। गोरखपुर राप्ती नदी और रोहिन नदी के तट पर बसी है। एक बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का महानगर आज गोरखपुर बन गया है। जो नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की जननी हो, उसका आधार हो, उसकी सेहत के बारे में पहले प्रयास नहीं हो पाया और उस प्रयास को करने के लिए एनजीटी लगातार नगर निगम गोरखपुर में जुर्माना कर रही थी। इन लोगों ने भी 110 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी लगाने की एक प्लानिंग कर ली थी। मैंने कहा 110 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, प्राकृतिक पद्धति अपनाओ। और प्राकृतिक पद्धति अपनाने का परिणाम क्या है? जिस तकिया नाले को पहले हम इधर से कभी गुजरते थे तो बदबू आती थी, आज आपने देखा होगा इसको एक निश्चित ग्रेडियंट इसको दे दिया गया, बोल्डर पिचिंग कर दी गई, उस प्रकार के प्राकृतिक पौधे लगाए गए, अब बदबू नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर ने आज प्रेस वार्ता करते हुए अन्ना यूनिवर्सिटी में गैंग बनाकर छात्रा के खिलाफ हुए यौन हिंसा की घटना के संबंध में पार्टी का पक्ष रखा। इस अवसर पर उन्होंने देश के अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार रखे और विपक्ष पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, इस अवसर पर सुने उनका संबोधन। आप सब जानते हैं कि दिसंबर 23 को ऑन द 23rd of December in the middle of the capital city of Tamil Nadu, Chennai, in a very reputed university, Anna University, in the campus, a second-year engineering student, a young lady, was sexually assaulted by a group of men on the campus and her companion subjected to violence. It has become obvious and clear, उस इंसिडेंट के बाद बड़ा स्पष्ट हो गया था कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट जिन्होंने किया था, इसका जो परपेट्रेटर ऑफ दिस विशियस क्राइम, this violence against a young student, was a man called Ganashekaran. Ganashekaran has been arrested due to the hue and cry made by the people and the general outrage at this crime, and it has come to light that Ganashekaran is not some simple sexual offender, but he is a DMK functionary with many instances and photographs and evidence of him hobnobbing with the top leadership of the DMK party. This type of lawlessness that is prevailing in India Alliance DMK governed Tamil Nadu is being characterized by history cheaters, violent criminals, sexual offenders who are becoming untouchable because they have the protection as DMK functionaries of the police and the government. The BJP and the NDA in Tamil Nadu are the only parties to have repeatedly raised this issue, have struggled, starting from our state president Annamalai ji to every Karyakarta in the BJP Tamil Nadu, have raised their voice to deliver justice to this young lady whose FIR, if you read, and I request all of you to please read the FIR, her complaint, where Ganashekaran, this DMK functionary, threatened her on multiple occasions with exposure, threatened her family if she dared to file a complaint. This is the kind of lawlessness, this is the kind of fear psychosis that the DMK functionaries and DMK is imposing on the people of Tamil Nadu. And as you know, today there was a march by the Mahila Morcha of the BJP from Madurai, and this march, which is everybody's right, and I specifically point out through you to these constitution-waving members of the India Alliance who talk about the constitution at every stage, that Article 19(1)(b) of the Indian Constitution gives the right of assembly of any gathering anywhere in the country. Despite this constitutional right, our workers and our Karyakartas and our leaders have been arrested. Ostensibly, they call it preventive arrest, but without any ambiguity, it is a complete exposure of how the India Alliance, DMK and the Congress talk about the constitution on one hand, but do everything on the other hand to violate the constitution and violate the rights of the people of Tamil Nadu. Marble Art Gallery wishes you a very happy new year. The manufacturers of premium tabletop, dining table, marble decoratives and exclusive marble furniture. Visit our showroom at A1/8 WHS Kirti Nagar, New Delhi.
You can contact us on 9871976397. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, कीर्तिनगर, न्यू दिल्ली। टिहरी के मथेला में वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी स्मृति मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने वीर माधव सिंह भंडारी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अद्वितीय पराक्रम और समाज के प्रति उनके अविस्मरणीय योगदान को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, वीर माधव सिंह भंडारी जी ने सिद्ध किया कि सच्चा शौर्य केवल शक्ति में नहीं बल्कि समाज के प्रति सेवा और समर्पण भी निहित है। उन्होंने आगे कहा कि यह मेला वीर माधव सिंह भंडारी की ऐतिहासिक नेतृत्व, अद्वितीय पराक्रम और वीरता को समर्पित है। आज के इस अवसर पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के महान सपूत वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी के अद्वितीय बलिदान, साहस और उनके ऐतिहासिक योगदान को भी आज के इस अवसर पर सत नमन करता हूं। हम सभी लोग इस मेले में प्रतिभाग करने से पहले उनके स्मारक पर उनको नमन करके यहाँ पहुंचे हैं। भाइयों बहनों, आज इस मेले के अवसर पर आप सबके बीच में आकर आप सबको देखकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ये मेला कोई सामान्य मेला नहीं है, जिसको हमारे विधायक जी के प्रयासों से लगातार प्रसिद्धि मिल रही है। लगातार ये मेला अपना विस्तार रूप ले रहा है, बल्कि ये मेला हमारे वीर माधव सिंह भंडारी जी के अद्वितीय पराक्रम, उनके ऐतिहासिक नेतृत्व और उनकी वीरता को समर्पित एक विशिष्ट त्योहार है, एक उत्सव है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने का भी एक ऐसा प्रयास है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ ही जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, उन आने वाली पीढ़ियों को भी एक प्रेरणा देने का कार्य करेगा कि आखिर क्यों हम ऐसे वीर शिरोमणि को उनका स्मरण करते हैं, उनके नाम का मेला लगाते हैं। भाइयों बहनों, सच में वीर माधव सिंह जी ने जो सिद्ध किया कि सच्चा शौर्य, सच्चा पराक्रम केवल शक्ति में नहीं होता है, बल्कि अपने समाज के प्रति सेवा और समर्पण में भी निहित होता है कि हम समाज के लिए अपनी किस प्रकार की कुर्बानी देते हैं। आज बहादुरगढ़ में समाज सुधारिका माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पर समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित की और हरियाणा के लोगों को शुभकामना दी। सीएम सैनी ने माता सावित्रीबाई फूले के जीवन के संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने बेटियों के लिए शिक्षा मुफ्त की है, 33 नए महिला कॉलेज और थाने खोले हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेटियों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। आज मुझे ये खुशी है कि आज ऐसी महान नेत्री माता सावित्रीबाई फुले, जिनकी आज जन्म जयंती है, आज इस अवसर के ऊपर मुझे आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। एक ऐसी क्रांति की अग्रदूत जिनका जन्म 1831 में हुआ और जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसी माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। माता सावित्रीबाई फुले न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति और महिलाओं के अधिकारों की प्रेरणा भी थी। माता सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं बल्कि एक पूरी कहानी। 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्रसैनिकं